आई होप स्लाइड्स मेरी विजिबल है आप लोगों को। जी सर। आज का टॉपिक है जी स्नूपी कैश। तो हमने लास्ट टाइम बेसिकली करना शुरू किया था सिंक्रोनाइजेशन एंड सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, और हमने कहा था कि हमारे पास बेसिकली अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हों जिन पर डिफरेंट थ्रेड्स चल रहे हों, या इवन सिंगल प्रोसेसर भी हो जिस पे मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हों, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आते हैं उनको उनको इकट्ठा चलाने में। तो एक हमने कहा था कि उनको हल करने के लिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन या लॉक चाहिए होगा, और एक हमें कहा था कि एक हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आता है कि एक थ्रेड को डाटा प्रोड्यूस कर रहा है जो दूसरा कंज्यूम कर रहा है। और हमने इसके कुछ तरीके पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कि अगर सिर्फ लोड्स एंड स्टोर से करना है तो तब हमने एक डेकर एल्गोरिथम पढ़ा था पहले, जो कि 2 थ्रेड्स को कर लेता था सिंक्रोनाइज, और फिर हमने बेकरी एल्गोरिथम पढ़ा था जो कि मल्टीपल को भी कर देता था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कह लें कि लाइंस ऑफ कोड थी जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास लॉक इम्प्लीमेंट हो सके। दूसरा ये हमने किया था कि अगर हम एटॉमिक रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन अवेलेबल कर दें किसी तरह हार्डवेयर में, यानी हार्डवेयर को इस तरह मॉडिफाई करें कि हम रीड मॉडिफाई राइट कर सकें, तो तब भी हम थोड़ा सा आसान तरीके से सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और उसके लिए हमने टेस्ट एंड सेट की एग्जांपल्स पढ़ी थी, और उसके बाद हमने एक और आखिरी चीज़ पढ़ी थी कि ये तो ब्लॉकिंग कॉल है, हमें अगर नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़े जिसके अंदर प्रोसेसर अगर आउट का कॉन्टेक्स्ट स्विच भी हम अलाउ करना चाह रहे हैं, तो हमने उसके लिए कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, और उसके साथ हमने इम्प्लीमेंट किया था जो सेमाफोर था पी और वी दोनों के। एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी जिसको हम मेम बार कह रहे थे कि हम लोड और लोड स्टोर मतलब लोड और स्टोर के दरमियान हम बैरियर लगा सकें। तो मेनली हमने ये कहा था कि सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी है क्या। हम ये कह रहे थे कि कोई भी थ्रेड्स हैं 2 अगर चल रहे हैं हमारे, लेट्स से कि ये थ्रेड्स चल रही हैं, तो इससे हमें गर्ज नहीं है कि मतलब हमें जब आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप ये ज्यूम जरूर कर रहे होते हैं कि भाई कि ये अगर मैंने थ्रेड 1 और 2 इकट्ठे चलाए तो ये नहीं होगा कि पहली इंस्ट्रक्शन इसकी चले, दूसरी इसकी चले, तीसरी इसकी, चौथी इसकी। वो जिस मर्जी ऑर्डर में चल जाए, ये पूरा चल जाए, ये आधा चल जाए, ये एक चलाओ, ये पूरा चल जाए, जिस तरह भी हो जाए, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं था। हमें प्रॉब्लम इसके अंदर था कि ये ना हो कि ये वाली लाइन तो चल चुकी है और दूसरे थ्रेड ने अज्यूम किया कि अच्छा यार y में 11 पड़ा हुआ था तो मैंने y को कॉपी किया है, तो y बार में तो इधर 11 आ गया है, तो दूसरा थ्रेड ये अज्यूम कर रहा होगा कि अगर ऐसा हुआ है तो x में जो कि y से पहले अपडेट हुआ था, अगर मैं उसको कॉपी करूं तो x के अंदर हमारे पास ये अपडेटेड वैल्यू भी चाहिए 1, ये ना हो कि x की पुरानी वैल्यू। ये अगर ये हो रहा हो कि ये मेक श्योर हो जाए तो हम कहते हैं कि सीक्वेंशली कंसिस्टेंट है, यानी कि जो थ्रेड 1 पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन चल चुकी है तो थ्रेड 2 अगर उससे पीछे वाली सारी चल चुकी है तो थ्रेड 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहेंगे कि ये सीक्वेंशली कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो उसमें हमें जो प्रॉब्लम आते थे वो हमने कहा था कि आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर अगर हो तो हम ये वाले जो ग्रीन लाइंस हैं ये तो हम इंश्योर करते हैं, मगर अगर हमने सिक्वेंशली कंसिस्टेंट बनाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ये जो रेड लाइंस रेड एरोज हैं ये भी सपोर्ट करने पड़ेंगे कि अगर ऊपर वाला लोड स्टोर हुआ है तो नीचे वाला लोड स्टोर उसके बाद ही हो। लेकिन ये अगर हम सपोर्ट कर देंगे हार्डवेयर में तो फिर हमारा जो आउट ऑफ ऑर्डर का बेनिफिट्स थे वही खत्म हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो उसके लिए फिर हमने ये मेम बार की इंस्ट्रक्शंस की कि अगर मेम बार कहीं पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में तो तब हार्डवेयर इंश्योर करेगा, आपका स्टोर बफर इंश्योर करेगा कि इस स्टोर से पहले पिछले सारे स्टोर हो चुके हो, या इधर एम बार लोड किया हुआ तो इसका मतलब है कि इस लोड से पहले पिछले सारे वाले लोड्स हो चुके हो। तो हम फिर इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इसको जो तो यानी एक्चुअल में प्रैक्टिकली हार्डवेयर जो है हमारे वो सीक्वेंशली कंसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन उन रिलैक्स मेमोरी मॉडल वाले हार्डवेयर के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम जिस जगह पे चाहते हैं सीक्वेंशली कंसिस्टेंट होना वहां पर ये इंस्ट्रक्शन डालते हैं। तो ये तो खैर लास्ट टाइम की तरफ से। अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पे कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर हैं, यानी कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर हमने कहा था कि
मल्टीपल प्रोसेसर्स को एक ही तरह से मेमोरी नज़र आ रही है। जिस तरह ये एक शेयर्ड मेमोरी है हमारे पास, ये प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है, और ये प्रोसेसर 1 की कैश है, ये प्रोसेसर 2 की कैश है। ये किसी का माइक ऑन है, अगर वो म्यूट कर दे। सर जी वालेकुम सलाम शम्स बात कर रहा हूँ सर। मेरी आप रिक्वेस्ट से आज के लेक्चर से पहले रिजल्ट पे थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो। रिजल्ट की डिस्कशन एंड पे होगी लेक्चर के बाद, ठीक है? अभी आप म्यूट कर लें, लेक्चर सुने, उसके बाद होगी। ठीक है हम डिस्कस करेंगे आज, लेक्चर खत्म हो जाए फिर हम ओके। म्यूट कर दीजिएगा तो क्या। ओके, सो मेमोरी कोहेरेंस में है कि जो इश्यूज हमने अभी पीछे सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के देखे थे वो कैशेस की वजह से भी आ जाते हैं, जो हमने पहले इग्नोर किए थे, ठीक है? और वो राइट बैक और राइट थ्रू दोनों किस्म की कैश में आ सकती है। जस्ट क्विक रिकैप, राइट बैक कैश वो होती है कि अगर लेट से इधर 100 पड़ा हुआ था, तो अगर मैं इधर कुछ वैल्यू लिखवाऊं तो राइट बैक का मतलब है कि वो उसी वक्त नहीं लिखी जाएगी जब तक ये कैश की का जो ब्लॉक है ये इवेक्ट नहीं होता, तब तक वो कैश में रहेगा, ठीक है? तो अगर राइट बैक कैश है तो मैं इस 100 को अगर 104 कर दूं, तो कैश में हमने पढ़ा था कि जो मेमोरी के डाटा की कॉपी पड़ी होती है, तो अगर इस जगह पर मैं इसको 100 से लेट से 104 कर दूं, ठीक है? तो यहां पर तो नई वैल्यू आ गई, मगर दूसरी सीपीयू की कैश में पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है और मेमोरी में भी पुरानी पड़ी हुई है, तो ये वैल्यू स्टेल है, यानी कि पुरानी है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। और अगर राइट थ्रू कैश होती कि कैश में लिखवाएं तो मेमोरी में भी लिखवा दें, तो यहाँ पर भी लिखा जाता और यहाँ पर भी लिखा जाता, लेकिन उस केस में इस प्रोसेसर के पास जो वैल्यू थी वो पुरानी होनी थी। तो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा कैश सिस्टम है वो भी इस किस्म का हो कि अगर मैंने प्रोसेसर 1 ने एक डाटा वैल्यू पर लिखवाया है, तो क्योंकि कैश तो सिर्फ पास करने के लिए थी ना, असल में तो ये दोनों प्रोसेसर समझ रहे हैं कि ये मेमोरी में लिखा हुआ है 100, ठीक है? तो अगर इसने 104 लिखवाया है तो दोनों को वो 104 नजर आना चाहिए, ना कि सिर्फ एक के पास अपडेट हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग कैश कोहेरेंस, ठीक है? अच्छा, कैश कोहेरेंस में ये एग्जांपल सिर्फ बता रही है कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा है कि एक थ्रेड 1 चल रहा है, जो कि ये वही वाली एग्जांपल है जो कि हमने पहले भी की थी, कि ये x पे 1 लिखवा रहा है, ये y पे 11 लिखवा रहा है, और थ्रेड 2 जो है वो पहले y को रीड करता है और y बार में कॉपी करता है, फिर x को रीड करता है x बार में। तो हमारे लिए प्रॉब्लम केस तब होगा कि अगर y अपडेट हो जाए लेकिन x अपडेट ना हुआ हो, हालांकि x तो पहले स्टोर हुआ हुआ था, ठीक है? तो पहले हम देख रहे थे कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की वजह से ये वाला मसला आता है। अब हम देखेंगे कि अगर कैश की वजह से कैसे मसला आ सकता है। तो ये जो दोनों जगह हैं हमारे पास, ये हमारे पास कैश और मेमोरी ऑफ प्रोसेसर 1 है। ये कैश सॉरी ये मेमोरी शेयर्ड है, ठीक है? और ये आप समझेंगे कैश और मेमोरी की पिक्चर एक के पास है और ये कैश और मेमोरी की पिक्चर दूसरे के पास है, ये दूसरे की कैश है। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो थ्रेड 1 लेट से एग्जीक्यूट हुआ और उसने ये शो ये कर रहा है कि इस वक्त आपके पास x और y कैश में लोडेड है प्रोसेसर 1 के पास, ठीक है? और उनकी वैल्यू आपने 1 और 11 लिखवा दी हुई है, ठीक है? अभी लेकिन मेमोरी में राइट नहीं हुआ, तो मेमोरी में पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है, कैश के अंदर नई वैल्यू पड़ी हुई है। और दूसरा जो प्रोसेसर है उसकी कैश में भी ये चीज़ें लोडेड ही नहीं है, तो अब जब ये लोड की इंस्ट्रक्शन आएगी तो आप मेमोरी से फैच करके कैश में लाएंगे, ठीक है? अब अगर ये इस तरीके से चले कि आपकी कैश 1 ने राइट बैक कर दिया और कैश 1 ने y को राइट बैक कर दिया, तो ये आप दो डिफरेंट कैश ब्लॉक्स में लट से पड़े हुए हैं, और y वाला कैश ब्लॉक जो है ना वो वापस राइट बैक हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 11 और x की वैल्यू, क्योंकि x वाला ब्लॉक अभी राइट बैक नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। इतने में दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो उसने मेमोरी से वैल्यूज पढ़ी, तो उसको मिली वैल्यू x की 0 मिली, y की 11 मिली, और उसने इसको अपडेट कर दी। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम हो गया कि x जिसको पहले अपडेट होना चाहिए था वो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ये राइट बैक कैश थी, इसने इसको अपडेट ही नहीं किया, यानी कि जब इधर लिखवाया था तो मेमोरी में नहीं लिखवाया था। तो यहाँ पर आपके पास x की पुरानी वैल्यू आ गई, y की नई वैल्यू आ गई, जिसका मतलब है कि आप प्रोग्राम सिक्वेंशली कंसिस्टेंट नहीं रहा, कि अगर y 11 तक चल पड़ा था, ये वाला थ्रेड 11 तक चल पड़ा था, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके पास अपडेट होनी चाहिए थी, क्योंकि x हमने बाद में अपडेट किया है।
y पहले अपडेट किया, तो अगर y 11 हुआ है तो x को भी 1 होना चाहिए था, लेकिन x की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, तो ये सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट नहीं रहा। और इसके बाद अगर x लिखवाया भी जाए तो आपके पास x की वैल्यू मेमोरी में 1 आ जाएगी, लेकिन इसके पास टेल कॉपी पड़ी होगी, एंड वी डोंट वांट दिस। ठीक है, यही वाला काम जो है ये अगर राइट थ्रू कैश भी होती तब भी हो सकता था। तो अब इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैश में x और y दोनों लोड हुए हैं, पहला थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, आपने x को भी इधर लिखवा दिया, y को भी उधर लिखवा दिया। ठीक है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैश 2 पे पहले से ही x लोडेड था। ठीक है, तो इस प्रोसेसर में पुरानी वैल्यू ऑलरेडी लोडेड थी, तो जब ये चला तो इसने 1 और 11 लिखवा दिया, लेकिन दूसरे प्रोसेसर को तो नहीं पता कि ये पीछे से अपडेट हो गया, तो इसके पास x की पुरानी वैल्यू ही पड़ी हुई थी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगा कि जब थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ तो इसने x की पुरानी वैल्यू x बार में कॉपी कर दी और y की नहीं कॉपी कर दी। तो अगेन वही वाला प्रॉब्लम आ गया कि आपकी सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी इसका मतलब है नहीं चल रही, कि y की तो नई वैल्यू आ गई है लेकिन x की पुरानी वैल्यू आ गई है, हालांकि x पहले अपडेट होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि चाहे राइट थ्रू कैश हो या राइट बैक कैश हो, मसला दोनों के अंदर आ सकता है। तो मसला क्यों आ सकता है? मसला इसलिए आ सकता है कि ऑब्वियसली 3 जगहों पर कॉपी हो सकती है, मेमोरी में भी और दोनों की कैशेस में भी। तो इसका हल क्या निकालें? ठीक है, इसका हल होता है कैश कोहेरेंस, और साथ हम सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, जैसे वो दो अलग अलग वैसे चीज़ें। कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल हम इसको कहते हैं कि अगर एक प्रोसेसर ने लिखवाया है मेमोरी में, तो वो दूसरे प्रोसेसर पे इवेंचुअली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो अपडेट्स जो है वो लूज ना हो, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, कि कोई भी एक प्रोसेसर अगर लिखवा रहा है तो वो ये ना हो कि दूसरे तक पहुंचे ही ना। अगर आप ये इंश्योर कर दें कि वो दूसरे को इवेंचुअली विजिबल हो जाएगी, तो ये कहलाती है कैश कोहेरेंस। लेकिन ये अकेली काफ़ी नहीं होती मेमोरी कंसिस्टेंसी के लिए या सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी के लिए। तो मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल जो है ना, वो हम कहते हैं कि मेमोरी में क्या रूल्स हैं कि अगर एक राइट किया प्रोसेसर ने, तो वो दूसरे के रीड पे वो कब नजर आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर दूसरे प्रोसेसर ने लोड किया तो क्या जो मैंने अभी राइट किया है वो स्टोर हो चुका होगा या नहीं, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल। ठीक है, तो कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल अकेला जो है वो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी का नहीं गारंटी करता, बिकॉज कैश कोहेरेंस तो सिर्फ ये कह रहा है कि इवेंचुअली लिखा जाएगा। ठीक है, वो इवेंचुअली लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है उसके, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप बेसिकली कैश कोहेरेंस प्लस आपका जो मेमोरी का रीऑर्डर बफर आपका होता है, इन दोनों को यूज करते हुए किसी भी आर्किटेक्चर का कंसिस्टेंसी मॉडल बनाते हैं। जिस तरह हम मेमबार की इंस्ट्रक्शंस भी दे देंगे जहां पर किसी को रिक्वायर्ड है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा है तो रिलैक्स मॉडल, लेकिन जहां पे आपको चाहिए वहां पे मेमबार की इंस्ट्रक्शंस यूज कर लें। और साथ कैश कोहेरेंस हम इंश्योर करेंगे कैशेस की वजह से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जो कि आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, कैशेस के प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, तो उसके लिए हम हार्डवेयर में सपोर्ट डालेंगे। अच्छा, सो कैश कोहेरेंस के लिए आपको हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होती है, जिसका जो मैं पूरे लेक्चर का निचोड़ कहूँ ना, तो वो ये है कि हम ये करते हैं कि ओनली वन प्रोसेसर एट अ टाइम हैज राइट परमिशन फॉर लोकेशन। ठीक है, सो यानी कि अगर हम ये इंश्योर कर लें कि आपके पास लेट से 4 प्रोसेसर थे, वो चल रहे थे, वो डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस करते रहे, लेकिन जब वो किसी कॉमन लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो एज लॉन्ग एज वो रीड कर रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सेम डाटा सारों के पास जा रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब कोई एक प्रोसेसर उसके ऊपर लिखवा दे तो अब बाकी सारों को के पास पुराना डाटा है। तो अगर हम ये इंश्योर कर लें कि बाकी सारों की कैश की एंट्रीज जो हैं वो हम इनवैलिड कर लें, यानी कि हम उनको कह दें कि भाई यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमने कैश जब पढ़ा था तो एक वैलिड की बिट साथ रखी हुई थी ना, कि इसमें इस कैश ये वाला कैश ब्लॉक वैलिड भी है कि नहीं। हम उसको जीरो कर दें तो इसका मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा, तो वो कैश मिस ही आया करेगी उसमें। तो अगर हम ये मेक श्योर कर लें कि अगर एक प्रोसेसर ने लिखवा दिया तो बाकी सब जो है वो वैलिड बिट को जीरो कर दें, तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कर लेंगे तो फिर आपका नो प्रोसेसर कैन लोड अ स्टेल कॉपी ऑफ लोकेशन आफ्टर अ राइट। ठीक है, क्योंकि वो नहीं कर सकेगा, और ये इंश्योर करने के लिए कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल यूज होता है। अच्छा, बिफोर एग्जैक्टली गोइंग टू कैश कोहेरेंस, हम सिंगल प्रोसेसर में भी ना एक जरा पैरेलल आईओ का वार्म अप कर लें, कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें रीड और राइट कर सके मेमोरी को, तो तब भी यही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो इसके सिंगल प्रोसेसर में भी इवन ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल प्रोसेसर है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक DMA लगा हुआ है। ठीक है,
सो डीएमए क्या चीज़ होती है? डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। सो जब आपने फॉर एग्जांपल आपकी कोई पेज फॉल्ट आती है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बास का ये होता है कि हम डिस्क को यूज़ कर रहे होते हैं एज कह लेंगे बड़ी मेमोरी और फिजिकल मेमोरी को छोटी मेमोरी, तो जो पेजेस यूज़ नहीं हो रहे थे वो डिस्क पे पड़े होते हैं। तो आपका कोई पेज फॉल्ट आया कि आपने देखा कि वो जो पेज था वो फिजिकल मेमोरी में नहीं था बल्कि डिस्क में था, तो अब आपने वो पूरे समझे कि 4K डाटा जो है ना, 4K बाइट्स डाटा कॉपी करना है डिस्क से फिजिकल मेमोरी में। तो बजाय इसके कि प्रोसेसर खुद एक लूप लगाए और उस लूप में एक एक करके वो वहां से रीड करे डिस्क से और इधर राइट करे, हम ये काम डीएमए को दे देते हैं। हम कहते हैं डीएमए को बता देते हैं कि भाई तुम इधर से इधर तक जो बाइट्स है ना वो कॉपी कर दो इन फिजिकल मेमोरी, ठीक है। सो डीएमए आप समझे जैसे आपका एक छोटा है सीपीयू का, ठीक है, कि आप छोटे को भेज देना, जा भी छोटे पानी ले आ, जा प्लास पकड़ा दे, फलां चीज कर दे। तो ये डीएमए जो है ये प्रोसेसर का जो मेन प्रोसेसर जो कि इंटेलिजेंट काम करने में लगा हुआ है, वो डीएमए को ये कह लें कि काम आगे दे देता है कि भाई तुम जाके ये ट्रांसफर कर दो। तो लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि आपकी कैश भी मेमोरी पे लिखवा और पढ़ रही है, लेकिन इससे पैरेलल में डीएमए भी इस मेमोरी से लिखवा और पढ़ है। यानी कि जब प्रोसेसर इसको कहेगा कि भाई ये डाटा मेमोरी से उठाकर डिस्क पे रख दो या डिस्क से उठाकर मेमोरी में रख दो, तो उस वक्त डीएमए भी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है और पैरेलल में कैश भी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकती है। तो इसका मतलब है कि आपके दो मास्टर्स हैं जो कि मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। मास्टर का मतलब है जो उस पर रीड या राइट कर सके, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम क्या होते हैं पैरेललाइज से? प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मेमोरी से डिस्क पे आपने लिखवाया है तो अब हो सकता है कि जब डीएमए ने ट्रांसफर की और मेमोरी से डिस्क में, तो उस वक्त यहाँ पर जो एंट्री पड़ी है जो कि हम इसको मूव करना चाह रहे हैं वो लेटेस्ट हो ही ना, वो तो कैश में पड़ी हो, तो इसका मतलब है कि वो पुरानी मेमोरी का चला जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप समझ आपका प्रोग्राम ने किसी वेरिएबल में वैल्यू लिखवा दी थी और उसके बाद वो मेमोरी वाली चीज़ जो है वो डिस्क पे जानी थी, लेकिन क्योंकि ये वाली लाइन इवेक्ट होकर राइट बैक हुई नहीं कैश से मेमोरी पे, तो प्रॉब्लम आ जाएगा और ये पुरानी डाटा इधर लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आप डिस्क से मेमोरी पर लेकर आए हैं तो हो सकता है कैश के पास वही वाला डाटा पड़ा हो और वो पुराना हो और इधर से पीछे से अपडेट हो गया और आप पुराने डाटा को अपने पास अज्यूम करके चलते रहे, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो इसको हल करने के लिए बेसिकली स्नूपी कैश यूज होती है, ठीक है। तो स्नूप करना यानी जासूसी करना किसी की, जो हम कहते हैं अक्सर छोटे मोहल्लों में वो कुछ आंटियां होती हैं जिनके हर घर का पता होता है कि क्या उधर हो रहा है, ठीक है। तो आप समझें कि अब ये जो कैश है ना, ये भी हमारी एक छोटी सी आंटी है जिसको पता है कि प्रोसेसर क्या कर रहा है और मेमोरी क्या कर रही है, और उसके हिसाब से इट विल टेक द राइट एक्शन, ठीक है। तो ये किसी नेगेटिव सेंस में नहीं करेगा बल्कि ये पॉजिटिव सेंस में स्नूप कर रहा हूँ, ठीक है। सो आइडिया क्या है? हैव कैश वॉच और स्नूप अपॉन डीएमए ट्रांसफर्स एंड डू द राइट थिंग, ठीक है। कैश जो है वो देखती रहे कि डीएमए क्या कर रहा है। तो हमारी पिछली स्लाइड में एक आप खुद इधर लिखवा रहे थे और एक ये डीएमए लिखवा सकता था। तो कैश जो है ना, जो डीएमए लिखवा सकता था उसको मॉनिटर करती रहे, और अगर उसे लगे कि यार ये वाला प्रॉब्लम या ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है तो वो उस प्रॉब्लम का हल निकाल ले। तो उसका हल निकालने को अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो कैश चाहिए होगी वो डुअल पोर्ट चाहिए होगी। डुअल पोर्ट से मुराद ये होती है कि सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए आप दो पोर्ट्स रखते हैं, पोर्ट ए और पोर्ट बी। यानी मैं इधर भी एड्रेस दूं तो मुझे डाटा बाहर आ जाएगा और इधर भी एड्रेस दूं तो मुझे डाटा बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह इधर भी राइट कर सकता हूँ और इधर भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्योंकि कैश ने क्या लें कि एक तो कैश वैसी मेमोरी पर रीड राइट कर रही थी, लेकिन आपको पैरेलल में स्नूप के लिए एक रीड पोर्ट अलहदा से चाहिए जो मेमोरी बस को देख रही हो, ठीक है। तो ये हमें इसका मतलब है कि दो पोर्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा, आप करेंगे क्या? अब आपने ये अपनी स्नूपी कैश या जासूस कैश लगा दी जो कि देख रही है कि अच्छा डीएमए पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो खुद तो जो भी रीड राइट कर रही है वो उसको पता है। तो अब इसमें तीन ऑप्शन हैं, उसमें भी दो सेट्स हैं। एक ये है कि डीएमए जो है वो मेमोरी से डिस्क पर लिखवा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द केस कि आप यहाँ से एक पेज उठाकर डिस्क पर भेज रहे हैं कि ये पेज अब नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ सकता था कि कैश में कोई इस पेज के अंदर कोई ऐसा ब्लॉक हो जो अभी कैश में पड़ा हो, हमने लिखवाया ना हो, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर तो एड्रेस कैश में है ही नहीं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर कैश में पड़ा है लेकिन हमने उसमें कोई चेंज नहीं की, तब भी मेमोरी के ऊपर लेटेस्ट डाटा ही पड़ा है तो कोई मसला नहीं। तो मसला सिर्फ तब है कि कैश में पड़ा है और मॉडिफाई भी हमने उसको किया है। तो हमने राइट बैक कैश में रखा हुआ था एक डर्टी बिट जो हम सेट करके रखते थे कि भाई हमने इसको तो मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो अगर कैश के अंदर उसी पेज में से कोई ब्लॉक पड़ा है और वो मॉडिफाइड भी है, तो हम देखेंगे कि अगर मेमोरी से डिस्क पे ट्रांसफर हो रहा है, तो जब वो ट्रांसफर हो रहा हो और इस ब्लॉक का नंबर है, तो बजाय मेमोरी से उठाने के हम कैश से उठाना शुरू कर देंगे। तो कैश बीच में इंटरवीन करेगी और कहेगी कि अच्छा जब वो वाला ब्लॉक आया तो मेमोरी के ऊपर तो पुरानी कॉपी पड़ी थी, तो ये नई कॉपी है, ये डिस्क के ऊपर लिखवा दो। तो इसका मतलब है डिस्क के ऊपर हमेशा लेटेस्ट डाटा ही चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही काम रीड के वक्त भी आता है कि जब आप रीड कर रहे हैं, रीड का मतलब है कि अब आप डिस्क से मेमोरी की तरफ कोई पेज ला रहे हैं और इसमें अगर वो कैश के अंदर पड़ा है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहला केस तो ये है कि वो कैश में है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि जो आप ला रहे थे। दूसरा ये है कि कैश में वो वाला डाटा आपके पास पड़ा है लेकिन वो आपने चेंज नहीं किया, ठीक है, चेंज नहीं किया तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। तब आप ये करेंगे कि अगर मसला तो कोई नहीं, लेकिन आपने जो डिस्क से फैच किया वो नया डाटा है, ठीक है, और आपके पास जो कैश डाटा पड़ा था वो पुराना है, ठीक है। तो आप जो डिस्क से फैच करके ला रहे हैं, आप उससे कैश इंटरवीन करके अपने आप को अपडेट कर देगी। तो कैश अपनी कॉपी को पर्च कर देगी और जो डिस्क से फैच होकर लेटेस्ट डाटा आ रहा है जो मेमोरी को अपडेट कर रहा है, आप वो वाला डाटा कैश में भी लिखवा दें। और आखिरी चीज ये है कि कैश में पड़ा हुआ था और मॉडिफाइड पड़ा हुआ था, इसमें क्या करें, ये असली तौर पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपके पास कैश में एक चीज मॉडिफाइड पड़ी थी और आपने मेमोरी से डिस्क लिखवाते हुए उसको इंटरवीन कर दिया था, तो इसका मतलब है कि अब आपको अपनी जो कह लेंगे, क्योंकि वो पेज मेमोरी से निकल चुका है तो आपको वैसे ही अपने पास इनवैलिडेट उसको कर देना चाहिए था। पर अगर इनवैलिडेट किया था तो बाद में आप कभी लोड स्टोर करेंगे तो वो कैश मिस होगी और पेज फॉल्ट आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाना चाहिए। तो आपके पास अगर ये आ रहा है तो इसका अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये हमने देखा कि ये सिंगल प्रोसेसर के लिए, अभी ये स्नूपी कैश हमने बनाई सिंगल प्रोसेसर के लिए, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल पैरेलल में रीड राइट हो रही है, ठीक है। तो ये 83 का कॉन्सेप्ट है, उस वक्त मल्टी कोर्स अभी आए नहीं थे तो तब, लेकिन तब भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन यही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको हम स्केल कर सकते हैं विद मल्टी कोर सिस्टम। कि अगर मल्टी कोर सिस्टम हो तो तब क्या होता है कि आपकी एक मेमोरी बस चल रही है ये वाली, और इसके ऊपर अब प्रोसेसर मल्टीपल लगे हुए हैं, M1 M2 M3 लेट से। तो अब इनकी जो कैशेज हैं, डीएम में भी उसी तरह मेमोरी पर लिखवा सकता है और ये भी लिखवा सकता है, ये भी लिखवा सकता है, ये भी लिखवा सकता है। तो अब ये अगर तीनों पे हम स्नूपी कैश लगा दें जो कि चेक करिए कि बाकियों के पास क्या हो रहा है, ठीक है, तो हमारे हर एक के पास अपना जो व्यू है ना वो कोहेरेंट रह सकता है। अगर कोई और प्रोसेसर ने लिखवाने की कोशिश की कह लें कि किसी लोकेशन पे और वो इसके पास पड़ी है, तो ये कह देगी कि अच्छा भाई मेरी वैल्यू अब इनवैलिड होगी, ठीक है। सो मेन केस जो था, हमने जो शुरू में इसका निचोड़ पड़ा था वो ये कि अगर कोई प्रोसेसर एक किसी मेमोरी पर लिखवाने की कोशिश करेगा तो बाकी सबको कह देना चाहिए अच्छा भाई अब हमारी जो वैल्यू है वो आप इनवैलिड होगी। अगर किसी और ने पहले से लिखवाया हुआ है तो जो नया लिखवाना चाह रहा है उससे पहले इसको राइट बैक हो जाना चाहिए। तो ये मेन आइडिया, ठीक है। तो स्नूपी कैश कोहेरेंस का तरीका क्या है कि आपकी दो चीजें हैं कि एक राइट मिस होना और एक रीड मिस होना। अगर कोई राइट मिस आई है तो एड्रेस इज इनवैलिडेटेड इन ऑल अदर कैश बिफोर द राइट इज परफॉर्म। तो मैं एक प्रोसेसर हूँ, मैं लिखवाना चाह रहा हूँ कैश के ऊपर, ठीक है। सो अब वो कैश में एंट्री नहीं थी तो मैं अब उधर लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं बाकी सारी कैशेस जो हैं उनके अंदर इसको इनवैलिडेट कर दूँ। इसी तरह अगर मैं रीड करना चाह रहा हूँ तो अगर किसी और के ऊपर उसकी डर्टी कॉपी पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि मेमोरी में लेटेस्ट डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो पहले उसको मेमोरी पर लिखवा देना चाहिए और उसके बाद मैं रीड करूँ ताकि मुझे नया डाटा मिल सके। तो दिस इज द होल थिंग जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टेट डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारी बना हुआ एड्रेस टैग के साथ ना हम 2 बिट्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा, जस्ट ये कौन सा टैग है, हमने डायरेक्टली मैप कैश पढ़ी थी तो आपको याद होगा, तो उसमें हमने क्या कहा था, या सेट एसोसिएटिव कैश पढ़ी थी कि हमारे पास कैश ब्लॉक या कैश लाइंस होती हैं बहुत सारी और हर एक के साथ टैग की बिट होती है और एक बिट होती है हमारे पास वैलिड की, ठीक है। तो ये हमारे पास टैग होता था,
ठीक है। तो कोई भी एड्रेस आता था तो हम उस लोकेशन पे चले जाते थे और देखते थे कि उधर वैलिड बिट है, ठीक है। अगर वैलिड बिट 1 है तो फिर हम जो ये आ रहा होता था इसको इस एड्रेस के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है। और अगर वैलिड भी 1 है, यानी कि वैलिड की बिट को एंड किया, सॉरी इसके साथ एंड नहीं किया, वैलिड की बिट उठाई, एड्रेस को हमने कंपेयर किया और इन दोनों को आपस में एंड किया तो हम कह देते कि हिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था। तो हम अभी इस वाले ये जो एक लाइन होती है ना कैश की, हम ये हमने यहाँ पर वो शो की हुई है, ठीक है। तो ऐसी यानी कि हर लाइन के ऊपर, हर कैश लाइन या कैश ब्लॉक, हमने कहा था सेम चीज़ है, तो हर कैश ब्लॉक को हमने यहाँ पर शो किया हुआ। और उसके अंदर वो जो वैलिड की बिट थी ना, उसके बजाय हमने अब एक वैलिड की बिट के बजाय 2 बिट्स डाल दी, ठीक है। और उन 2 बिट्स को हम कर सकते हैं 00, 01 या 10, ठीक है। तो 3 उसकी कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये जो MS और I लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इन 2 बिट्स में वैल्यू जाएगी इवेंचुअली। अगर 00 लिखा हुआ तो इसका मतलब M में, अगर 10 लिखा, या कोई भी हम मतलब ये असाइनमेंट कोई भी हम कर सकते हैं कि इसको 00 कह दें, इसको 00 कह दें, जिसको भी कह दें। लेकिन ये 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं जो 2 बिट में हम बता सकते हैं कि अच्छा 00 हुई तो एक मतलब हुआ, 10 हुई तो दूसरा मतलब हुआ, 01 हुई तो तीसरा मतलब हुआ, एंड सो ऑन। तो ये 2 बिट्स जो है ना, ये हमारी कह लें कि इन स्टेट्स वाली बिट्स में है। और ये स्टेट बिट्स कौन सी हैं? ये इस जगह पे जो वैलिड की बिट होती थी। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा नहीं बोलना चाह रहे, मेरा ख्याल है बाई चांस किसी का अनम्यूट हो। सो अब हम करेंगे क्या? करेंगे ये कि हर प्रोसेसर के पास अपनी कैश में ये 2 बिट्स हैं और हम इसको या मॉडिफाइड स्टेट में रखेंगे या शेयर्ड या इनवैलिड, ठीक है। तो ये हमारी 3 स्टेट्स हैं। M का मतलब है मॉडिफाइड, S का मतलब है शेयर्ड, इनवैलिड का मतलब है इनवैलिड। सो इनवैलिड इज जस्ट लाइक कि जो पहले हम वैलिड की बिट 0 होती थी तो इसका मतलब है इनवैलिड, ठीक है। लेकिन अब हम 1 होता था तो इसका मतलब है उसमें पड़ा हुआ है, वो उस 1 के बजाय हमने 2 ऑप्शन रख दिए कि या तो हम कहेंगे कि ये मॉडिफाइड है या हम कहेंगे शेयर्ड। अच्छा शेयर्ड का क्या मतलब है? शेयर्ड का मतलब है कि मैंने इसके ऊपर सिर्फ रीड किया है, ठीक है। तो अगर लोड वर्ड होगा या रीड होगा तो हम इसको शेयर्ड में ले जाएंगे और हम कहेंगे कि ठीक है दिस इज, इसको मैंने चेंज नहीं किया हुआ। और मॉडिफाइड का मतलब है कि मैंने इसको राइट कर दिया है, तो स्टोर वर्ड हो गया हुआ है, या आप इसको समझ सकते हैं कि राइट हुआ है। और आप इसको कह सकते हैं कि जिस तरह डर्टी बिट सेट हुई होती थी ना, तो अगर डर्टी बिट सेट हुई हो तो इसका मतलब है मॉडिफाइड स्टेट, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट इनवैलिड को कह दें 00 कि कुछ भी नहीं है, शेयर्ड को कह दें 01 और इसको कह दें 10। तो इसमें हम सेकंड बिट जो होगी ना, इसका मतलब होगा कि ये डर्टी बिट सेट होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस तरीके करें, लेकिन इन दी एंड इन तीनों का मतलब आपको समझ आ जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ कि आपका प्रोसेसर 1 जो है ना, उसने कुछ रीड करने की कोशिश की, यानी शुरू में सब कुछ इनवैलिड था, प्रोसेसर 1 ने रीड करने की कोशिश की, कैश में गया, कैश में कुछ नहीं था, 00 पड़ा हुआ, इनवैलिड स्टेट थी। तो इसका मतलब है कि मिस हुई। मिस हुई तो आप किधर जाएंगे? क्या शुरू में हम इनवैलिड स्टेट में थे, जैसे ही मिस हुई और हमने कैश लाइन मेमोरी से फैच करके अपने पास अपडेट कर दी, तो हम शेयर्ड स्टेट में चले जाएंगे। शेयर्ड का मतलब है कि इसको एक से ज़्यादा प्रोसेसर बेशक इसको रीड करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम शेयर्ड स्टेट में चलेंगे। अच्छा ये वाली जो 2 बिट्स है ना, ये सिर्फ इस प्रोसेसर के पास नहीं है, ये हर प्रोसेसर के पास अपनी अपनी कैश है और उसके अंदर हर लोकेशन के लिए अपनी अपनी ये 2 बिट्स, ये ध्यान में रखें। तो अभी हम एक प्रोसेसर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, हम P1 है, हमने P1 के तौर पे एक लोकेशन, हम प्रोसेसर 1 है, हमने एक लोड वर्ड किया, वो कैश में नहीं था, तो वो मेमोरी कंट्रोलर उसको फैच करके लाया, उसने वो लाइन और इस जगह पर उसने रख दिया जो भी हमने शेयर्ड की बिट्स रखी हुई थी, तो हमने शेयर्ड। अब जब तक हम रीड करते रहेंगे या कोई और प्रोसेसर रीड करता रहेगा, हम इसको शेयर्ड स्टेट में ही रखेंगे, क्योंकि रीड करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने डाटा को मॉडिफाई नहीं किया। जैसे ही हम राइट करेंगे तो इसका मतलब है अब हम मॉडिफाइड स्टेट में जाना चाह रहे हैं। सो हम इसमें भी 2 हैं, एक ये है कि मैं राइट करूं या कोई और राइट करे। अगर कोई और प्रोसेसर राइट करे, इसका मतलब है कि अब उसकी कैश में लेटेस्ट डाटा आ गया और मेरी कैश का डाटा जो है ये अब वैलिड नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि मैं कोई और प्रोसेसर राइट करने की कोशिश करेगा तो हम इनवैलिड स्टेट में चले जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई कोई और प्रोसेसर ने राइट कर दिया, तो हम क्योंकि ये स्नूपी कैश है, ये जासूसी कारी है बाकियों की भी कि कौन क्या रीड कर रहा है क्या राइट कर रहा है, तो किसी और प्रोसेसर ने जैसे ही
अपनी कैश में राइट करने की कोशिश की, तो हमने कह दिया कि नहीं भाई हम इनवैलिड हो गए, बात खत्म, उसके पास अब फुल कंट्रोल होगा। जो राइट करना चाह रहा है वो खुद आई में नहीं जाएगा, वो खुद मॉडिफाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये हम अभी दिखाते हैं कि अगर वो प्रोसेसर हम ही थे और हम राइट करना चाहते हैं तो हम खुद मॉडिफाइड स्टेट में चले जाएंगे, और जो बाकी प्रोसेसर हैं उस केस में, क्योंकि जिस तरह हमने कहा था कि कोई और राइट कर रहा हो तो वो इनवैलिडेट कर हम इनवैलिडेट कर लेंगे, इस तरह अगर हम राइट कर रहे होंगे तो वो इस पे जासूसी कर रहे होंगे कि अच्छा अगर मैंने राइट करने की कोशिश किया तो वो इनवैलिड हो जाएगा खुद। इसी जब तक हमने मॉडिफाई करके हम रीड या राइट करते रहे तो हम मॉडिफाइड स्टेट में रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही मॉडिफाई करने के बाद कोई और राइट करना चाहे तो हम अपने आप को इनवैलिड कर देंगे। लेकिन अगर जब हम मॉडिफाइड स्टेट में थे और कोई और राइट करना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट डाटा मेरे पास है, मेमोरी पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम कोई और राइट करने की कोशिश करेगा तो हम इसको राइट बैक कर देंगे, हम मेमोरी में इसको लिखवा देंगे और खुद इनवैलिड हो जाएंगे। तो हमारा जो कैश का ब्लॉक है वो मेमोरी में जाएगा, और दूसरे प्रोसेसर जो है क्योंकि वो भी राइट करना चाह रहा था तो उसके पास वो नया ब्लॉक लोड होगा और वो उसके बाद उस पर राइट करेगा, ठीक है। तो जब भी हमने राइट करना है तो इसका मतलब है जब मैं भी राइट कर रहा था तो बाकी किसी के पास अगर मॉडिफाइड स्टेट पड़ी थी तो पहले वो उसको इनवैलिडेट करेगा और फिर मेरा ये राइट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज मैं वेट करता रहूंगा कि अच्छा अभी कोई और राइट करेगा। तो ये हमारा मेन चीज़ है, ठीक है। सो अगर कोई और प्रोसेसर रीड करता है और मैं मॉडिफाइड स्टेट में बैठा हूँ तो मैं यहाँ से वापस आ जाऊंगा शेयर्ड स्टेट में और मैं साथ राइट बैक कर दूंगा, क्योंकि जब भी मैं मॉडिफाइड में हूँ तो इसका मतलब है कुछ भी होगा तो मुझे कोई और रीड करना चाह रहा है या राइट करना चाह रहा है तो मुझे इसको राइट बैक कर देना चाहिए, कैश में जो डाटा पड़ा है उसको मेमोरी में लिखवा देना चाहिए। तो ये मेन इसका प्रोटोकॉल है जो कि चल रहा है। इसी तरह अगर राइट मिस होती है, ठीक है, सो लेट से कि शुरू ये तो हमने पूरा चलाया कि अगर मैं लोड कर रहा था, अगर मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ और इस वक्त वो एंट्री मेरी कैश में नहीं है तो फिर मैं मॉडिफाइड स्टेट में जाऊँगा और मैं मेमोरी से गेट करूँगा लाइन को। और ऑब्वियसली अगर मैं राइट करना चाह रहा हूँ तो कोई और प्रोसेसर अगर पहले से मॉडिफाइड स्टेट में था तो वो हमने कहा हुआ ना अदर प्रोसेसर इंटेंड टू राइट, तो कोई और प्रोसेसर स्टेट में हुआ तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट करेगा, वो राइट बैक होगा और मुझे नया डाटा ही हमेशा मिला करेगा। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है जिसको हम MSI प्रोटोकॉल भी कहते हैं, मॉडिफाइड शेयर्ड और इनवैलिड। इसको फर्दर समझने के लिए अभी तो हमने एक प्रोसेसर के परस्पेक्टिव से देखा, अगर हम दो प्रोसेसर्स के परस्पेक्टिव से देख लें कि ये दोनों प्रोसेसर हैं, क्योंकि ये दोनों बिट्स जो हैं ये किसी एक के पास नहीं है, ये दोनों के पास हैं और ये दोनों बिट्स ही बेसिकली बता रही हैं कि हम मॉडिफाइड में है, शेयर्ड में है या इनवैलिड में। तो अगर दो प्रोसेसर चल रहे हो और अब उसमें हम डिफरेंट रैंडमली लोड और स्टोर करके देख सकें, ये वाला पार्ट ज़रा तवज्जो से भी सुने क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आए हुए हैं पहले भी, ठीक है। तो लेट्स से कि शुरू में P1 ने रीड किया, ठीक है, तो P1 ने रीड किया तो उसे किस स्टेट में जाना चाहिए? हमने कहा था बाय डिफॉल्ट अगर रीड कर रहे हैं हम तो हमें शेयर्ड स्टेट में जाना चाहिए, ठीक है। तो हम विल स्टार्ट विद शेयर्ड स्टेट। उसके बाद लेट्स से P1 ने राइट किया, तो राइट किया तो हम शेयर्ड से मॉडिफाइड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब अभी क्योंकि कोई और हमने अज्यूम नहीं किया कि राइट कर रहा है तो हम सीधा इसमें चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं उसके बाद P1 रीड या राइट करता रहे तो मैं उसी स्टेट में रहूंगा। लेट से कि हम M स्टेट में बैठा हुआ था P1 के, P2 ने रीड करने की कोशिश की। अब क्या होना चाहिए? अब लेटेस्ट डाटा इसके पास है क्योंकि P1 ने मॉडिफाई किया हुआ, तो इसका मतलब है कि इसको राइट बैक करना चाहिए। और क्योंकि दूसरे ने P2 ने रीड का कहा है, राइट का नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि हम दोनों इसको एट द सेम टाइम रीड करते रह सकते हैं, तो हमें शेयर्ड स्टेट में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रीड मिस हुई तो हम शेयर्ड में चले जाएंगे और इसको मेमोरी में लिखवा देंगे। एट द सेम टाइम दूसरा जो है वो भी शेयर्ड स्टेट में ही आ जाएगा क्योंकि उसने भी अपने पास डाटा जो मैंने राइट बैक डाटा किया है वो इसने भी पढ़ लिया और दोनों के दोनों शेयर्ड स्टेट में हो गए। अब जितनी देर तक दोनों रीड या राइट करते रहे हम इसी जगह पर शेयर्ड स्टेट में रहेंगे। लेट्स से इतने में P2 राइट करना चाहता है, तो P2 राइट करना चाह रहा है तो जो भी राइट करना चाह रहा है वो शेयर्ड से मॉडिफाइड में जाएगा। शेयर्ड से मॉडिफाइड में अगर ये जा रहा है तो ये जो P1 है इसका मतलब है कि इसको अपनी एंट्री को इनवैलिड कर लेना चाहिए। ये शेयर्ड से मॉडिफाइड चला गया, वो क्या देगा कि इनवैलिड है क्योंकि अब इसके पास लेटेस्ट डाटा नहीं रहेगा क्योंकि इसने तो मॉडिफाई करना है। तो P2 जो है जब वो राइट कर रहा होगा तो P1 जो है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा और उसके बाद ये अपना राइट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब अगर P2 रीड या राइट कर रहा है तो वो मॉडिफाइड स्टेट में ही रहेगा। अगर इतने में P1 रीड करेगा तो क्या होगा,
जब भी कोई दूसरा प्रोसेसर रीड करे आप मॉडिफाइड में हो तो आप वापस, जिस तरह हम P1 से आए थे शेयर्ड स्टेट में, तो आप P2 यही काम करेगा। सेम स्टेट मशीन चल रही है तो ये भी एग्जैक्टली यही काम करेगा और ये राइट बैक कर देगा अपना लेटेस्ट डाटा और खुद शेयर्ड में चला जाएगा ताकि इसको भी एक्सेस रहे, कोई और भी एक्सेस कर सके। तो शेयर्ड स्टेट में सबको एक्सेस होती है, मॉडिफाइड स्टेट में किसी एक को ही एक्सेस होती है, बाकी सारे इनवैलिड होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको आगे भी चला सकते हैं। शेयर्ड में अगर P1 राइट करेगा तो जब P1 राइट करने की कोशिश करेगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा और वो मॉडिफाइड में चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आगे आप इसको चला सकते हैं, उसका कोई मेरा ख्याल है कि आगे कोई खास इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक स्लाइड सी इम्प्रूवमेंट है कि अगर एक मॉडिफाइड स्टेट में कोई चीज़ है तो कोई और उसकी कॉपी नहीं ले सकता, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही मेक श्योर किया हुआ कि एक वक्त में एक ही बंदा मॉडिफाइड स्टेट में रहे, ठीक है। सो इसमें जो एक इसकी एक और डिफरेंट कहते हैं कि इसका मॉडल है जिसमें कोई ख़ास नई चीज़ तो नहीं आई, वो है उसमें हम क्योंकि 2 बिट्स थी, एक स्टेट हमने एक्स्ट्रा डाल दी, एक्सक्लूसिव बट अनमॉडिफाइड, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है कि हम क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हम शेयर्ड में रहते हैं और जब तक कोई रीड करे तो शेयर्ड में ही रहते हैं। कोई राइट करना चाहे तो मॉडिफाइड में, अभी इधर तक कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये करते हैं कि अगर कोई आपका प्राइवेट डाटा हो तो आप रीड मिस करें तो आप एक एक्सक्लूसिव बट अनमॉडिफाइड स्टेट आपने बना दिया, MSI के साथ ई डाल के इसको मैसी बना दिया, ठीक है। सो मैसी जो है उसमें आपकी जो एक्सक्लूसिव स्टेट है इसका मतलब है कि ये शेयर नहीं है, मेरे पास ही है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अनमॉडिफाइड है, यानी ई स्टेट जो है ये काइंड ऑफ शेयर्ड स्टेट की तरह ही है लेकिन इसमें शेयर नहीं किया हुआ, आप बस रीड ही करें, ठीक है। सो जब तक रीड करते रहेंगे तो तब तक आप इधर ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कह लें कि आपने राइट किया तो आप इसको मॉडिफाइड में चले जाएंगे और फिर बाकी चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई और प्रोसेसर उसको रीड करना चाहे तो आप वापस शेयर्ड में आ जाएंगे। तो आपने एक एक्स्ट्रा स्टेट डाल दी जो कि कह लें कि एज लॉन्ग एज कोई और रीड नहीं कर रहा है इसको तो आप एक्सक्लूसिव स्टेट में रहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कुछ स्टडीज़ ने शो किया कि इसकी जो आपकी कह लेंगे प्राइवेट डाटा के लिए इसकी परफॉर्मेंस कुछ तो कुछ थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। बाकी सारे इसके ट्रांजिशन उसी तरह ही है, ठीक है। अच्छा, सो जब आपके कैश 2 लगी होती हैं यानी कि L1 और L2, ठीक है, जो कि नॉर्मल हमारे केस में होता है, ठीक है। तो हम उसको L2 कैश के थ्रू भी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं। सो प्रोसेसर्स ऑफन हैव 2 कैशेस, ये तो हमें पता है। इंक्लूजन पॉलिसी हमने ये रखी थी कि एंट्रीज इन L1 मस्ट बी इन L2, ठीक है। सो अगर आपकी L2 में चीज़ इनवैलिडेट हो जाए तो वो L1 के अंदर भी इनवैलिडेट हो जाएगी, तो ये तो चलो ठीक है। तो आपको ये ऑलरेडी स्नूपिंग यानी इसमें भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी कि अगर आपने L1 में किया तो L2 में भी ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल तुमने कर नहीं ली थी, ये तो हमने when a read miss for A occurs in cache 2, a read request for A is placed on the bus, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये है कि ये यानी हमने इसकी एग्जांपल तो पढ़ी थी लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर CPU 1 के पास 200 पड़ा है ये मॉडिफाइड स्टेट में, ठीक है, तो मेमोरी के पास पुराना डाटा है। तो अब अगर CPU 2 ने रीड करने की कोशिश की तो 200 पहले राइट बैक होगा, यानी हमने जो पिछली स्टेट डायग्राम पढ़ी थी, मैं MSI वाली पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि अगर कोई और प्रोसेसर इंटेंड टू राइट करता है यानी कि P1 में वो P2 इंटेंड टू राइट करता है तो, और हम मॉडिफाइड स्टेट में थे, तो हम इसको लिखवाते भी हैं लेकिन साथ साथ राइट बैक भी करते हैं इसको मेमोरी में ताकि उसको मिल सके, ठीक है। तो वो जो राइट बैक करने वाला काम है ना, इसका मतलब है कि अगर मैंने CPU 1 ने 200 लिखाया हुआ था, ये लेटेस्ट वैल्यू थी, ये पुरानी थी, तो अगर CPU 2 ने इसको पढ़ना है तो पहले ये 200 मेमोरी में जाएगा और फिर CPU 2 इसको दोबारा रीड करेगा और ये यहाँ पर रहेगा। तो वो जो इधर से इधर आकर और दोबारा रीड करना है उसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं
कि अगर हम अपने मेमोरी कंट्रोलर में ये इंटेलिजेंस डाल दें कि जब ये इधर लिखवा रहा था तो वही वाला डाटा वो उसको भी सप्लाई कर दे जो कि दूसरे को चाहिए, बजाय ये कि वो पहले राइट बैक और फिर रीड हो, तो वो पैरेलल में ये काम कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मेमोरी कंट्रोलर के अंदर थोड़ा सा इंटेलिजेंस डालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और फिनोमेना जो होता है जिसको हम कहते हैं फॉल्स शेयरिंग, ठीक है। फॉल्स शेयरिंग ये होता है कि लेट से कि मेरे दो वेरिएबल्स थे, ठीक है, एक डाटा 0 और एक डाटा 1, ठीक है, ये वाले लेट से, ठीक है। तो अब मसला ये है कि ये पूरे का पूरा जो है ना, ये ब्लॉक एक पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, कैश के अंदर। तो ये कैश की एक लाइन पड़ी हुई है इस पर, ठीक है, ये उसकी वो बिट्स हैं जो जो वैलिड के बजाय हमने मॉडिफाइड शेयर इनवैलिड रखी है, ये उसका टैग है और ये आगे डाटा जा रहा है। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हम जो कंपैरिजन कर रहे थे वो हम टैग की बेस पे कर रहे थे, टैग लेकिन जो था वो पूरे ब्लॉक का एड्रेस था, ठीक है, टैग वाज नॉट एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा। तो अब उसकी वजह से ये होता है कि हो सकता है कि कैश 1 के अंदर भी वही ब्लॉक पड़ा हो, कैश 2 पे भी पड़ा हो, तो अगर स्टोर वर्ड इस ब्लॉक पे आया तो हम दूसरे को इनवैलिड कर देते, लेकिन ये हो सकता है कि ये जिस जगह पर लिखवाना चाह रहा हो वो कोई और डाटा हो, और ये जिस यानी हम जो दूसरा प्रोग्राम है उसको इस वाले डाटा पर लिखवाना ही ना हो, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स शेयरिंग, ठीक है। कि हो सकता है कि थ्रेड 1 जो है वो इस डाटा को यूज़ कर रहा हो और थ्रेड 2 इस डाटा को यूज़ कर रहा हो, लेकिन क्योंकि ये सेम ब्लॉक पे मैप हुए हैं तो इस वजह से एक की वजह से दूसरा ब्लॉक जो है वो इनवैलिड होता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉल्स शेयरिंग, ठीक है। अगर आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप को चाहिए कि यानी एज अ सॉफ्टवेयर राइटर आप शायद इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इनको थोड़ा सा दूर प्लेस कर लेंगे, डिफरेंट ब्लॉक में आ जाए और हम साथ साथ के एड्रेसेस पे ना करें। ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे करें, लेकिन बहरहाल तो ये इसको हम कहते हैं फॉल्स शेयरिंग, और इसके अब हम बाद में देखेंगे, इसको हम कोहेरेंस मिसेस भी कहते हैं कि इसकी वजह से कोहेरेंस को इंश्योर करने के लिए हमने ब्लॉक को बाहर निकाला था, तो इसको हम कोहेरेंस मिसेस कहते हैं, ठीक है। एक और मसला जो आता है वो आता है आपका कि म्यूटेक्स जो हमने पढ़ा था, कि जो पिछली क्लास में हमने कि जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी बंदा, बहुत सारे प्रोसेस जो है कंज्यूमर हैं लेट से, ठीक है, तो वो म्यूटेक्स लॉक एक्वायर करके उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पढ़ी थी टेस्ट एंड सेट की इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे स्वैप से वही काम हुआ है कि आपने आर पे 1 लिखवाया और फिर स्वैप किया, तो ये आपकी रीड मॉडिफाई राइट वाली इंस्ट्रक्शन है कि आप ये भी 1 लिखवाने की कोशिश कर रहा है, ये भी 1 लिखवाने की कोशिश कर रहा है, ये भी 1 लिखवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप मेमोरी से रीड करेंगे और आपने जो 1 है वो म्यूटेक्स वाले मेमोरी वेरिएबल पे लिखवाना चाहते हैं, तो जिसके पास वो 1 आ गया, इसका यानी जिसका 1 लिखा गया उसको पुरानी वैल्यू 0 मिलेगी और नई वैल्यू 1 मिलेगी, जो आपने सॉरी 1 तो आप लिखवा रहे थे, पुरानी वैल्यू जो आपके म्यूटेक्स रीड होगी वो आपके पास जो है, ठीक है। तो ये वो वाली एग्जांपल है, और मल्टीप्लाई इस एक वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं म्यूटेक्स को, ठीक है। तो जब एक एक्सेस करेगा तो उसकी वजह से दूसरा का जो कह लें कि सेम ब्लॉक है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो कैश कोहेरेंस प्रोटोकॉल की वजह से हम कहते हैं कि म्यूटेक्स में पिंग पोंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पिंग पोंग हम वैसे टेबल टेनिस को कहते हैं पिंग पोंग, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर में भी हम इसी तरह के कुछ बफर्स वगैरह बनाए उनको भी पिंग पोंग बफर कहते हैं। तो पिंग पोंग का मतलब है जिस तरह टेबल टेनिस में बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसी तरह ये म्यूटेक्स जो है कभी एक के पास लोड होगा कैश में, लेकिन फिर दूसरा भी उसी को लोड करने की कोशिश करेगा तो इसकी वैल्यू इनवैलिडेट हो जाएगी, उधर लोड हो जाएगा, फिर तीसरा करेगा तो उसकी वैल्यू इनवैलिडेट हो जाएगी, चाहे मिला एक को, लेकिन क्योंकि सब उसी एक ही वेरिएबल के ऊपर के पीछे पड़े हुए हैं तो वो बार बार कैश के अंदर कहते हैं कैश की जो एंट्रीज हैं उनको इनवैलिडेट करता रहेगा। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय फर्स्ट रीडिंग द म्यूटेक्स, ठीक है, नॉन एटॉमिकली, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिंग अ स्वैप ओनली इफ इट इज फाउंड टू बी 0, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं कि आप ये जो रीड मॉडिफाई राइट कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये एट द सेम टाइम हम रीड भी कर रहे हैं, और अगर उसके बजाय हम पहले म्यूटेक्स को वैसे ही पढ़ लें, ठीक है, और देख लें कि अगर तो वो 0 है तब भी
हम उसको राइट करने की कोशिश करें तो एटलीस्ट इतनी ज़्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर जनरेट नहीं होगी। ठीक, ये हमारे थोड़ी सी पिंग पॉन्गिंग अवॉइड हो जाएगी। यही मसला जो है इसी किस्म का आपका लोड रिजर्व और स्टोर कंडीशनल पे भी आता है। तो हमने एक ये कहा था कि हम लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारी लोकेशंस जो हैं वो कह लेंगे लोड रिजर्व कर सकती है, लेकिन जब आप उस जगह पे स्टोर करवाएंगे तो किसी एक का स्टोर होगा, बाकियों का स्टोर जो है वो हम फेल करवा देंगे। तो ये भी हमने इसी मकसद के लिए रखा था कि अगर हम लेट्स से कि कंपेयर एंड स्वैप या इस किस्म की चीज़ करना चाहते हैं तो हम पहले उसी तरह से हमने लोड रिजर्व एंड स्टोर कंडीशनल से भी म्यूटेक्स वो नॉन ब्लॉकिंग सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट की थी कि ये सारे लोड रिजर्व कर लेंगे, लेकिन जब इकट्ठे वो उस पर 1 लिखवाने की कोशिश करेंगे तो म्यूटेक्स पे किसी एक का 1 लिखा जाएगा, बाकी सबको पे फेल आएगा तो वो दोबारा वेट में चले जाएंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो है ना ये स्नूपर के ज़रिए ज़्यादा आसान है कि अगर एक स्नूपर को स्टोर ट्रांजैक्शन मिलती है किसी एड्रेस पे रिजर्व रजिस्टर पे तो वो रिजर्व बिट को ज़ीरो कर देता है। तो बहुत सारे प्रोसेसर एक लोकेशन को इकट्ठा रिजर्व करेंगे, लेकिन जब स्टोर होगा तो किसी एक पे होगा। तो अब आप ये जो रिजर्वेशन की जो चीज़ है ना इसको आप इसका स्टोर को आप कह लेंगे स्नूपी कैश के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक और जो छोटी सी चीज़ हमने पढ़ी थी वो ब्लॉकिंग कैश पढ़ी थी, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कैश। ठीक है। ब्लॉकिंग कैश जो थी ना वो ये थी कि मैं रिपीट कर देता हूँ पुराने लेक्चर से कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग में क्या फ़र्क था। कि ब्लॉकिंग कैश ये होती थी कि आपका अगर एक कैश रिक्वेस्ट है, ये एक लोड या स्टोर आपने किया, कैश मिस हुई तो वो रुक जाती थी, प्रोसेसर को रोक देता था और जब तक वो डाटा फैच ना हो जाए तब तक हम रुके रहते थे। नॉन ब्लॉकिंग ये कैश थी कि जिसमें आपकी अगर एक कैश मिस भी हुई है तो आप फर्दर रिक्वेस्ट ले सकते थे और उनको कहते हैं उनको भी सर्विस कर सकते थे। तो जो आउट ऑफ ऑर्डर हमने सुपर स्केलर पढ़े थे उनमें बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग कैश यूज़ हो रही थी ताकि हम अगर एक का लोड मिस भी हो गया तो अगला लोड चला के हम आगे वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते रहते। ठीक है। तो अगर तो ब्लॉकिंग कैश हो जिसमें आप ऑब्वियसली वैसे ही रुक जाते हैं। ठीक है। इसके साथ अगर आप कैश कोहेरेंसी डाल दें जो कि हमने स्नूपी कैश पढ़ी है तो वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियल कंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकिंग कैश ऑलरेडी इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करती कि अगर कैश मिस हो तो आप आगे जाएं। ठीक है। लेकिन नॉन ब्लॉकिंग कैश जो है उसके साथ अगर हम कैश कोहेरेंसी डाल भी दें तो स्टिल आपका वो रिलैक्स मॉडल ही रहेगा और आपको मेम बार वगैरह इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि अब जब आपका जो है जब आपकी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर लगे हों तो उसके अंदर आपकी एक नई काइंड ऑफ कैश मैसेज आ गई हैं जिसको हम कम्युनिकेशन मैसेज भी कहते हैं या कोहेरेंस मैसेज भी कहते हैं। और हमने 3 C's पढ़े थे, कंपल्सरी, कैपेसिटी और कन्फ्लिक्ट। ठीक है। कि कैश मिस क्यों होते हैं, एक कंपल्सरी है कि शुरू में कैश खाली है तो उस वक्त तो कैश मिस होना ही है। कैपेसिटी इस वजह से है कि आपको जो डाटा चाहिए वो कैश की कैपेसिटी से ज़्यादा चाहिए तो फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ पुरानी निकाल के ही आप कैश मिस करेंगे उसकी वजह से। और कन्फ्लिक्ट ये था कि आपने जिस तरह डायरेक्टली मैप या सेट एसोसिएटिव रखी है तो आपके पास जितने का सेट है उससे ज़्यादा आप सेम टैग ब्लॉक नहीं ला सकते, तो अगर मल्टीपल टैग उस जगह पे मैप हो गए तो प्रॉब्लम आता था। तो वो मिसेस को हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इसी तरह कोहेरेंस मिसेस ये है कि आपके दो प्रोसेसर में कोहेरेंस रखने की वजह से जो मिस है उनको कोहेरेंस मिसेस कहते हैं। ठीक है। तो इसमें भी ट्रू शेयरिंग मिसेस कुछ आ रहे हैं और कुछ फॉल्स शेयरिंग मिसेस है। ट्रू वो है कि वाकई दोनों जो आपका जो ये दो प्रोसेसर थे वो सेम जगह पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा फॉल्स शेयरिंग मिस वो है कि अगर मैंने किसी वर्ड पे लिखा वो दूसरे प्रोसेसर उसको तो यूज़ नहीं कर रहा था लेकिन वो सेम ब्लॉक में आ गया जिस ब्लॉक में कोई ऐसा डाटा था जो दूसरा प्रोसेसर यूज़ कर रहा था, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स शेयरिंग मिस। ठीक है। तो ये दोनों किस्म के आते हैं। ठीक है। सो आपका जो अगर नमाज के लिए बहुत मैं 5 मिनट तक देता हूँ। ये मैं जैसे इसके कुछ चार्ट्स दिखाकर मैं उसके बाद हम ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद नया टॉपिक शुरू हो रहा होगा वो फिर हम नमाज के बाद करेंगे। अच्छा, सो आप अज्यूम करें कि x1 और x2 सेम कैश ब्लॉक के ऊपर है। ठीक है।
तो अगर आप x1 पे लिखेंगे तो ये ट्रू मिस है, क्योंकि अभी तो वो था ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं था x1 में शुरू में, अगर नहीं वो प्रेजेंट, ठीक है। अब आपने x2 को रीड किया तो अब क्योंकि वो सेम ब्लॉक में, तो अब जो मिस आया वो फॉल्स मिस होगा, बिकॉज x1 और x2 थे तो डिफरेंट वेरिएबल्स, लेकिन क्योंकि वो सेम ब्लॉक में थे इस वजह से आ गया। इसी तरह आप अगर किसी दूसरे ब्लॉक पे रीड करें तो वो हमारे कहलाते हैं फॉल्स मिस, अगर सेम ब्लॉक की वजह से आ रहे हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रू मिस, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नंबर्स हैं, ये हम देख के फिर नमाज की ब्रेक करते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो पीछे पढ़ी थी वो कैपेसिटी और कन्फ्लिक्ट मिस थी, कोल्ड स्टार्ट मिस थी, या जो कंपल्सरी मिस थी उनको कोल्ड मिस भी कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसके अलावा हमारे फॉल्स शेयरिंग और ट्रू शेयरिंग की वजह से भी जो हमारे आ रहे हैं ये कम्युनिकेशन मिसेज हैं जो कि आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपका एक्स एक्सिस पे कैश का साइज हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें फिर हम देख रहे हैं कि मेमोरी साइकिल, ये जो एक्स वाई एक्सिस है इसमें मेमोरी साइकिल्स, एवरेज मेमोरी साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन जो आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मेमोरी साइकिल बढ़ते हैं वो इन मिसेस की वजह से बढ़ते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो जैसे जैसे कैश का साइज हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटी के मिसेस हैं वो ऑब्वियसली कैपेसिटी कैश की बढ़ गई है तो अब वो कम हो जाएंगे। आपके थोड़ा बहुत फर्क कोल्ड स्टार्ट बेसिस पे ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इनिशियली थोड़ा बड़ा ब्लॉक फैच कर दिया और आपको उस वजह से कैश में हिट मिल गया, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो आपके जो चीज़ जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा वो है आपके ट्रू और फॉल्स शेयरिंग मिस। कि शेयरिंग मिस जो है वो आप कैश का साइज बढ़ा भी दे तो तब भी कोई ज़्यादा उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह जो आपके इस अगर आपके प्रोसेसर काउंट बढ़ते जाए, ठीक है, अब ये वाली पिछले में हम कैश साइज बढ़ा रहे थे, इसमें हम प्रोसेसर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेसर काउंट बढ़ता जाए तो इसमें अगर आप देखें तो फॉल्स शेयरिंग और ट्रू शेयरिंग मिस बढ़े, बाकी मिसेस पे उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। मल्टीपल प्रोसेसर जब लगते हैं, जब एक ही प्रोसेसर था तो आपका शेयरिंग तो हो ही नहीं रही थी तो कोई मिस था ही नहीं, लेकिन 2 हुआ तो कुछ शेयरिंग मिस आए, 4 हुआ तो वो बढ़ गए, 8 हुआ तो वो मजीद बढ़ गए, ठीक है। तो ये हमारे जो मिसेज हैं ये आपके समझे कि प्रोसेसर बढ़ने की वजह से बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते, नेक्स्ट जो हम करना चाहेंगे, ये जो स्नूपी कैश हमने देखी थी ये तो थी अगर 3-4 प्रोसेसर होते। अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसर हो जाए, लेट्स से कि 50 प्रोसेसर हैं, तो 50 प्रोसेसर में हम स्नूप अराउंड करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि आप एक प्रोसेसर को स्नूपी कैश का मतलब था कि अगर लेट से 4 प्रोसेसर हैं तो एक प्रोसेसर की कैश को बाकी चारों की कैश से लाइंस आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई और राइट करना तो नहीं चाह रहा, रीड करना तो नहीं चाह रहा। तो अगर ये 4 के बजाय 50 से आ रही हो तो ये तो बहुत सारी आपकी समझे कि इंटरकनेक्शन का ही बहुत सारा आपके ऊपर ओवरहेड पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोसेसर पे भी किसी तरह स्केल कर सकें। तो वो जो ज़्यादा प्रोसेसर पे स्केल करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं, उसकी एक स्कीम हम पढ़ेंगे, डायरेक्टरी प्रोटोकॉल्स। ये हम फिर नमाज के बाद पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, हमारा रिकॉर्डिंग भी रोक देते हैं। और अभी 6:58 हो गए।